हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आप अपने मुकाम को हासिल करें। तो चलो आज जो प्रमोशन चालीसा की हमारी अगली क्लास की बात करते हैं, जिसमें हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे आज भी और कल भी 10 प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। 10 से हम लगातार हर रोज 40 नए क्वेश्चन बनाते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करते चलते हैं। तो आज उसी क्रम में चलते हैं और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज के 10 प्रश्न देखते हैं कितने महत्वपूर्ण होंगे। शायद मेरे हिसाब से पिछली 3 क्लासें हुई हैं और चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास के अंदर आज के जो 10 प्रश्न हैं पिछली तीनों क्लासों में सबसे महत्वपूर्ण है। शानदार क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ेंगे। आप अपना फीडबैक देते रहिए, आप लगातार रिस्पॉन्स देते रहिए कि यदि कोई दिक्कत आए किसी प्रकार की तो सुझाव देते रहिए हमें। यदि आपके पास कुछ सुझाव है अच्छे तो आप हमें सुझाव दीजिए, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि इस तरीके इस साइड में जो स्लाइड आएगी, इस साइड में मैं लिखूँगा इधर और इससे इधर क्या होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ किस भारतीय आंदोलन की शुरुआत की? अब इसका उत्तर, पहली बात तो दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की? इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की। किस आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब ये तो पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, अब प्रश्न है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब की? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ? दांडी मार्च की यात्रा चली। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? ये भी 1930 में की गई। ठीक है, इसका मतलब दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब सही है। अब इनके 4-5 आंदोलन हैं। सबसे पहले है चंपारण में क्या है? हाँ, चंपारण के अंदर सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब किया? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल में इन्होंने अहम योगदान दिया। उसके बाद में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन एक आंदोलन चलाया। उसके बाद में असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो एक घटना घटित थी भारत में, चोरा चोरी कांड। कौन सी घटना? चोरा चोरी कांड वाली घटना। उसके बाद में इन्होंने आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया। उसके बाद में कौन है, पहले आएगा इसके अंदर, हाँ इतना पढ़ लिया। इसके बाद में आता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने किया पूना पैक्ट। क्या किया दोस्तों? पूना पैक्ट किया गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। और लास्ट में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो। किसको कहा इन्होंने? अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो चंपारण की बात करते हैं 1917 में। ठीक है, आप बताइए कि 1917 में और भारत में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसके बारे में आप बताइए। 1917 में चंपारण, 1918 में खिलाफत आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल। तो आप मेरे को बताइए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ उसकी तारीख आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, यदि किसी की सही आता है तो उसके बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, हाँ 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। जब भी असहयोग आंदोलन जारी था तो चोरा चोरी कांड की घटना घटी। कब घटी? 1922 में घटी। किस तारीख को? 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में क्या हुआ? चोरा चोरी कांड की घटना घटी। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने कब चलाया? 1930 में चलाया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ? 1931 को हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? ये 1932 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया इन्होंने? 1942 को चलाया। कब चलाया? 1942 को 8 अगस्त
8 अगस्त 1942 को इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो ये तो हो गई गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब बात कर लेते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ। गांधी जी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न इथिक्स का है। किसका है, इथिक्स का है। दूसरा प्रश्न नैतिकता के मानकों से संबंधित है। नैतिकता के मानकों से संबंधित है। नैतिकता के मानकों से संबंधित है। क्या संबंधित है, नैतिकता करेंगे तो क्या करेंगे हम, भलाई करेंगे ना, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। बी पर है भलाई, तो भलाई क्या है, नैतिकता के मानकों से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है बिल्कुल सरल प्रश्न, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। शास्त्रीय नृत्य में कई बार करा चुका हूं, क्षत्रिय कहाँ का है बताइए। तीसरा प्रश्न है क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य, क्षत्रिय क्लासिकल डांस, क्षत्रिय क्लासिकल डांस किस राज्य का है, तो क्षत्रिय कहाँ का है, क्षत्रिय दोस्तों असम का है। अब मैं लिख रहा हूँ उनके नाम, आप आगे आप क्या करेंगे, राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लगातार मैं पूछूं कि कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, आप बताते रहिए। कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली, और उसके बाद ओडिसी बताइए कहाँ का है। मणिपुरी कहाँ का है, ओडिसी आ गया, मणिपुरी आ गया, और कौन सा रह गया दोस्तों देखते हैं। कुचिपुड़ी रह गया दोस्तों, कुचिपुड़ी आप बताइए कहाँ का है, कुचिपुड़ी आप बताइए कहाँ का है। एक भरतनाट्यम रह गया, आप बताइए भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। एक प्रश्न के साथ 8 प्रश्न करेंगे, 2 2 4 2 6 7 और 1 8। कथक कहाँ का है, कथक दोस्तों उत्तर भारत का है। कहाँ का है, उत्तर भारत का है। यदि उत्तर भारत ऑप्शन में ना हो तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में होगा। कथकली कहाँ का है, कथकली तो दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य दोस्तों उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हो गए। एक नृत्य आता है घूमर, घूमर नृत्य किस राज्य का है, घूमर कालबेलिया नाम आ जाए, घूमर आ जाए, कालबेलिया नाम आ जाए। ये नृत्य कहाँ के हैं, ये राजस्थान के हैं दोस्तों। बाउल नृत्य की बात आ जाए, बाउल लोक नृत्य कहाँ का है, बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। बिहू नृत्य कहाँ का है, बिहू नृत्य दोस्तों असम का है, असम का है। अम्बुबाची का मेला कहाँ बढ़ता है, अम्बुबाची मेला कहाँ बढ़ता है, अम्बुबाची मेला कहाँ बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा की गुफा में किन चित्र व मूर्तियाँ किसकी शिक्षा देते हैं, बताइए आप इसका प्रश्न का उत्तर बताइए। चौथे प्रश्न का कि अजंता व एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्र हैं, पहली बात तो अजंता व एलोरा की गुफा, पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। चलो, अजंता एलोरा की गुफा में जो चित्र हैं, प्रश्न क्या है, अजंता एलोरा की गुफा के चित्र व मूर्तियां किसकी शिक्षा देते हैं, तो किसकी देते हैं, इसका भगवान बुद्ध की, किसकी, भगवान महात्मा बुद्ध की शिक्षा देते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षा देते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि ये यूनेस्को की, दोनों के दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। किस में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है दोस्तों, ये सभी की सभी महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। इनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, इनको 1983 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के अंदर और क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम तो दोस्तों मुंबई है। मुंबई क्या है, मुंबई दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है दोस्तों। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई है। इसके बाद में मुंबई एक पोर्ट भी है, क्या है, मुंबई एक बंदरगाह भी है। मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया है, इसका नाम है नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या है, बीवी का मकबरा है। बीवी का मकबरा कहाँ है, बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में
औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जैविकता दिवस कब मनाया जाता है। 5वां प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 5वां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर जाएगा 27 सितंबर। आप बताइए कि सही है क्या? अब जनवरी में बात कर लेते हैं। देखिए 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 10 को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाते हैं, ये जनवरी के हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों 10 जनवरी को। और 12 जनवरी को हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या बनाते हैं दोस्तों? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी क्या बनाते हैं? बालिका दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? बालिका दिवस मनाते हैं दोस्तों। 25 को क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाते हैं। 30 को क्या बनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अगले की बात करते हैं। फरवरी जब शुरू होती है तो एक दिन बाद में 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थान जो ईरान में है, कहाँ है रामसर स्थान दोस्तों? रामसर स्थान ईरान में है। यहाँ पर एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता हुआ था, रामसर पैक्ट हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को रामसर ये आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? कुल रामसर साइट भारत में कुल कितनी है? भारत में कुल रामसर साइट की संख्या वर्तमान में दोस्तों 75 है। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? भारत का पहला रामसर साइट दोस्तों चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में है। चिल्का झील ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? ओडिशा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 2023 का विश्व हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? विश्व हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 12 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किंतु उससे पहले देखिए 2 फरवरी को हमने बना लिया विश्व आर्द्र भूमि दिवस और इसकी संपूर्ण हमने व्याख्या कर ली। अब उसके बाद में आता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? विज्ञान दिवस मनाते हैं। विज्ञान दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। 11 जुलाई को क्या बनाते हैं? 11 जुलाई को दोस्तों जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आप बताइए राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और 22 मई को क्या बनाते हैं? 22 मई को दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। और विश्व जो प्रमुख दिवस है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उनकी क्लास की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, अगला कौन सा प्रश्न है? 6ठा प्रश्न। देखिए 6ठे प्रश्न पे पढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न कौन सा है दोस्तों? 6ठा प्रश्न है इसका, हाँ, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है और राष्ट्रपति की क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति मनोनीत कहाँ का पूछा है? राज्यसभा में कितनों को करता है? कितनों को करता है? राज्यसभा का पूछा है ना,
तो राज्यसभा में करता है 12 सदस्यों को मनोनीत। कितने को करता है? 12 को। लोकसभा में पहले 2 को करता था। 2 कौन होते थे? आंग्ल भारतीय होते थे। कौन होते थे? आंग्ल भारतीय होते थे। किंतु इनका मनोनयन है वो 104वां संशोधन, संविधान संशोधन 104वां 2019-20 के द्वारा क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली एसटी राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का उल्लेख 80 में है। राज्यसभा का 80 में है। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का उल्लेख 81 अनुच्छेद में है दोस्तों। किसमें है दोस्तों? 81 में है। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। चलो अगले प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न। आराम से क्लास चल रही होगी मैं उम्मीद करूँगा, और आप कमेंट करके बताइए कि ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। टाइम मिला तो आपको कमेंट भी देखूंगा, किंतु ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए। भारतीय क्षेत्र, अगला प्रश्न 7वां। भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं होता वह नदी कौन सी है? इनमें से बतानी है। भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं, 4 नदियाँ दी हुई है ना, उनमें बतानी है भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है, भारत से नहीं होता इसका। तिब्बत से कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग हिमनद। इसका ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्लास है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है नदी? भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से करती है? एक दर्रा है यांगयाप दर्रा। कहाँ से? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। असम में जब ये आती है, असम में जब ये आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ शहर है। कौन सा शहर है? ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़ है। और डिब्रूगढ़ के अलावा एक गुवाहाटी शहर है, गुवाहाटी शहर भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूली भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पर गिरती है? ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिरकर क्या बनाती है? ये नदी डेल्टा बनाती है। चलो अगले बात करते हैं इसी के बारे में, इसी प्रश्न के बारे में। गंगा नदी की बात करते हैं थोड़ी सी। गंगा नदी का उद्गम, गंगा की कुल लंबाई की बात करें, गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। इसके किनारे क्या है? हरिद्वार है। इसके किनारे क्या है? हरिद्वार है। वाराणसी है दोस्तों, वाराणसी है। पटना भी इसी के किनारे है दोस्तों, पटना भी इसके किनारे है। भारत की सबसे पवित्र नदी यही है, पवित्र नदी यही है दोस्तों। आगे बात करते हैं सिंधु की। सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है बोखरचू ग्लेशियर से। बोखरचू ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में बोखरचू ग्लेशियर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर भारत में कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं जो इसके अंदर अपना जल लाकर डालती है? इसका है चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। आगे बात करें दोस्तों तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मात्र 2 नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती, मात्र 2 नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती, मात्र 2 नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ? एक तो नर्मदा है, एक ताप्ती है। ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख है, ज्वार नदमुख। आपको नर्मदा व ताप्ती नदी की क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप देख लेना नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, हाँ ठीक है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में, अरब सागर में। तो इस प्रश्न की व्याख्या होगी। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है कि इंदिरा जो आपका इंदिरा पॉइंट है उसका पुराना नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पूछा गया है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट का, इंदिरा
पॉइंट का पुराना नाम, इंदिरा पॉइंट का क्या पूछा गया है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पूछा गया है दोस्तों। अब कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। इसका पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। अब देखिए, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु। पूछ ले कि मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत में, तो मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। और वैसे पूछ ले भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम बिंदु के बारे में आप बताइए, उत्तरतम बताइए आप, उत्तरतम बिंदु भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी है इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा कोल। पहले जब रेंज नहीं रहती थी मोबाइल फोन में, तो लोग क्या करते थे, कॉल करते थे। कॉल कहाँ करते थे, ऊपर चढ़कर करते थे, छत के ऊपर चढ़ते थे। तो इंदिरा कोल सबसे ऊपरी बिंदु है भारत का, उत्तरतम है। आप बताइए पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी है गोहर माता। गोहर माता सरकरिक गुजरात में है, सरकरिक गुजरात में कौन सा स्थान है, गोहर माता। आप बताइए पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु दोस्तों किबिथु है, किबिथु वालांगू, किबिथु वालांगू कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वतम बिंदु है। तो आगे बात करें हम, इसी के क्रम में बात करें, भारत का भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांशीय विस्तार है ना, उत्तरी अक्षांश है, क्या है, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरी विस्तार है, पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार पूछ ले कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी पूछ ले तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। चलो आगे बात करें 9वां प्रश्न, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। किस प्रावधान को संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता है, किस प्रावधान को, किस प्रावधान को विशेष बहुमत की आवश्यकता है, विशेष बहुमत आवश्यक, क्या है, आवश्यक है। कौन से प्रावधान को विशेष बहुमत आवश्यक है दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों में जब संशोधन करेगा ना, तो संसद को विशेष बहुमत देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता को सीधे दिए जाते हैं, लोगों के अधिकार होते हैं। इनमें जब कोई परिवर्तन होगा तो संसद को विशेष बहुमत देना होगा। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने पर क्या करना होगा, निम्न में से जो दिया गया है उसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन पर क्या है, संसद को विशेष बहुमत देना पड़ता है, तभी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। मौलिक अधिकार कई बार पढ़ चुके हैं, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। भाग 3 में है, किसमें है, भाग 3 में है 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है, समानता का 14 से 18 में है। 14 में क्या है, 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी समान है, विधि कानून के समक्ष सभी समान है। 10वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। आप बताइए कि सही स्थापना किस राज्य की दी हुई है, निम्न में से सही स्थापना किस राज्य की दी हुई है, आप बताइए दोस्तों, आप बताइए दोस्तों। 1 नवंबर 1966, इसमें सही ऑप्शन दिया हुआ ना, वो 1 नवंबर 1966 को किस राज्य की स्थापना हुई, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1966 को किस राज्य की स्थापना हुई, हरियाणा की स्थापना हुई। इसमें और कौन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें किस किस का दिया गया, मिजोरम दिया गया है अलग से, मिजोरम की स्थापना इसमें गलत दी गई है। उसके बाद में दिया गया दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना की स्थापना आपको पता है 29वां राज्य भारत का। और छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 2000 में, तेलंगाना की 2 जून 2014 और मिजोरम की कब हुई, 1987 में मिजोरम की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई, 2 जून 2014 को। तेलंगाना की स्थापना भारत का 29वां राज्य कौन सा है, 29वां राज्य तेलंगाना है। पूछ ले वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। पूछ ले कितने यूटी हैं, तो कितने यूटी हैं, 8 यूटी हैं दोस्तों। आज के अपने 10 प्रश्न पूरे हुए, 40 में लगभग हमने 40 नहीं बल्कि 50-60 क्वेश्चन हमने आज हल कर लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।